Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we will be covering the second unit of our class 12th history, which is kings, farmers and towns. तो जैसा कि हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, अब हम उसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे कि आगे क्या होता है। तो आगे ऑब्वियसली आती है वैदिक एज। वैदिक पीरियड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। इसकी टाइमलाइन है 1500 to 1000 BCE ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड आता है 1000 to 500 BC। सो हमारे इस चैप्टर में वैदिक पीरियड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन बात करी गई है सीधा महाजनपद के बारे में। अब महाजनपद क्या है कि वैदिक पीरियड के बाद में न्यू सिटीज़ इमर्ज हुई, न्यू किंगडम्स इमर्ज हुए, जहाँ पे लोगों ने जाके रहना शुरू करा। और वो आज के टाइम पे जैसे हमारी मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है और जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ऐसे ही पहले के टाइम पे थी महाजनपद। सो हमारा चैप्टर सीधा महाजनपद के बारे में बात करता है, लेकिन फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग इट इज़ बेटर दैट वी नो अ लिटिल बिट अबाउट द वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक है अर्ली वैदिक पीरियड जो है 1500 to 1000 BCE एंड लेटर वैदिक पीरियड जो है 1000 to 500 BCE। सो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या है, लोग ज़्यादातर पेस्टोलिस्ट हैं, वो ट्राइब में रहते हैं जिसको बोला जाता है जनास। लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, वो डिपेंड है कैटल के ऊपर। जिसके पास ज़्यादा कैटल है वो ज़्यादा वेल्दी इंसान माना जाता है। कोई भी परमानेंट किंगडम्स नहीं है, लार्ज सिटीज़ नहीं है और रेगुलर टैक्सेशन नहीं है। जैसा कि हमने देखा, जिसके पास ज़्यादा कैटल है उसके पास ज़्यादा वेल्थ है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है कि सोसाइटी चेंज होने लगती है, आयरन टेक्नोलॉजी आ गई है। अब आयरन टेक्नोलॉजी अगर आ गई है तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा है, फॉरेस्ट क्लीन होने लगे, एग्रीकल्चर बढ़ गया, परमानेंट सेटल भी आ गई है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो गई है ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ फूड ज़्यादा हो रहा है। जना जो है वो धीरे धीरे जनपदा में बदल रहा है। जना जिसका मतलब है ट्राइब, पहले ट्राइब थी अब हो गई है जनपदा, टेरिटरी, क्योंकि अब लोग एक जगह पे आके परमानेंट सेटलमेंट करना स्टार्ट करने लग गए हैं। और फिर धीरे धीरे महाजनपद इमर्ज होते हैं जो है लार्ज स्टेट। सो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो मोटे मोटे तौर पे इस टाइम पर क्या हो रहा है, बिग किंगडम्स इमर्ज हो रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो रहा है, न्यू सिटीज़ इमर्ज हो रही है, ट्रेड बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है और पावरफुल किंग्स एमर्ज हो रहे हैं जो बड़े बड़े एम्पायर्स बना रहे हैं। जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा वास्ट एम्पायर था। अब हम बात करते हैं महाजनपद के बारे में। सो अराउंड 600 BCE महाजनपद एमर्ज होने लग गए हैं। अब किंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। पहले ट्राइब थी जिनको जन कहते थे, तो अब स्टेट बन गए हैं जिनको महाजनपद कह रहे हैं। पावरफुल किंग्स इमर्ज हो रहे हैं। पहले जो है उनको राजन बोला जाता था और अब वो किंग बन गए हैं। कैटल वेल्थ से एग्रीकल्चर वेल्थ पे शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गया है, एग्रीकल्चर टैक्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गया है। इसी के साथ में जो सिटीज़ है वो फोर्टिफाइड होने लगी, क्योंकि ऑब्वियसली अब उनको अपनी सेफ्टी पर भी ध्यान देना है। वो नए नए एरिया को है वो कैप्चर कर रहे हैं और उस एरिया को सेफ रखने की जिम्मेदारी भी अब किंग्स के ऊपर है। फोर्टिफाइड कैपिटल्स और ब्यूरोक्रेसी और आर्मी भी आने लगी है। ऑब्वियसली अगर हमको सेफ्टी पे ध्यान देना है तो आर्मी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही। इम्पोर्टेंट महाजनपद की अगर बात करें तो उनमें आता है मगध, कोसाला, वज्जी, अवंती, कुरु, पांचाल और गांधार। ये है इम्पोर्टेंट महाजनपद। वैसे उस टाइम पे 16 महाजनपद थे, लेकिन ऑब्वियसली इट इज़ नॉट very wise to remember all the names, क्योंकि history is not just about remembering and rote learning। हमें बेसिकली ध्यान देना है कि उस टाइम पे जो चेंजेस थे वो कैसे हो रहे थे, ना कि सब चीज़ें हमें रट लेनी है। तो ये कुछ महाजनपद हैं जो फेमस थे या इम्पोर्टेंट थे, हमें इनके नाम ध्यान में रखने हैं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें कि भाई इतने ज़्यादा महाजनपद हैं, सिटीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल हो रही है, इतने बड़े बड़े एम्पायर आ रहे हैं, तो उनको रूल करने वाला भी तो कोई इंसान होना चाहिए ना, या कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। वो कैसे रूल हो रही होंगी? तो गवर्नमेंट उस टाइम पे दो टाइप की है। एक है मोनार्कीज़, जहाँ पे सिंगल
किंग रूल कर रहा है, जैसे कि मोनार्कीज आज के टाइम पे या फिर पहले के टाइम पे होती थी जहाँ पे राजा रूल करता था, प्रजा होती थी, इस टाइप पे। और दूसरी है गण संघा, यहाँ पर कोई एक किंग नहीं है बल्कि जो पावर है वो शेयर्ड है ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में। जैसा कि हमने देखा था कि एक स्पेकुलेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ये भी थी कि हो सकता है वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल रूल कर रहे हो एक एरिया को, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है गणा संघा में। और इसका एग्जाम्पल है वज्जी। वज्जी में जो रूल था वो गणा संघ रूल करते थे। अब हम पढ़ते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान के बारे में जिसकी वजह से आज हमें जो भी इंफॉर्मेशन पता चलती है मौर्य डायनेस्टी के बारे में, वो इस इंसान का नाम है जेम्स प्रिंसेप। तो ये एक हिस्टोरियन है या फिर हम बोल सकते हैं कि वो एपिग्राफिस्ट थे, क्योंकि उन्होंने स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन किया था। तो इन्होंने 1838 में ब्रह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट को डिकोड करा था। और ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन थी मौर्यन डायनेस्टी की वो ब्रह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। तो वहाँ पर एक जो नाम है वो बार बार इमर्ज हो रहा था जिसका था नाम पियादसी। और इन्होंने पता लगाया कि पियादसी का मतलब है प्लेजेंट टू बी होल्ड। और ये किंग अशोका ने अपने आप को पियादसी बताया गया है, मतलब वो प्रेजेंट टू बी होल्ड है, तो वो अपने आप को पियादसी का टाइटल दे रहे हैं। और it is because of James Prinsep that historians could finally read ancient inscription and discover the history of rulers like Ashoka। तो जेम्स प्रिंसेप का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो ये पहले ना मिंट फैक्ट्री में काम करते थे, मिंट फैक्ट्री जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, और वहाँ से फिर बाद में आके इन्होंने एपिग्राफी स्टार्ट करी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन स्टार्ट करी, और इन्होंने इन दोनों स्क्रिप्ट को डिकोड करा या फिर डेसिफर करा। अब हम पढ़ेंगे कि मगध एम्पायर जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों था। उस टाइम पे तो बाकी भी महाजनपद थे, वज्जी हो गया, अवंती हो गया, लेकिन वो इतने पावरफुल क्यों नहीं थे। तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, जैसे कि फर्टाइल लैंड है। अब हम देख सकते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी का जो एरिया है वो ज़्यादातर फर्टाइल एरिया है, क्योंकि वहाँ से गंगा रिवर का बेसिन जो है वो गंगा रिवर वहाँ से गुजरती है, तो ऑब्वियसली वो एरिया जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। उसी के साथ में आयरन माइंस वहाँ पर है जिससे मदद मिलती है टूल्स और वेपन्स बनाने में। एलिफेंट्स वहाँ पे जंगल हैं, वहाँ पे एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो ऑब्वियसली एलिफेंट्स वहाँ पे मिलेंगे तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं वॉरफेयर में। गंगा रिवर है वहाँ पर, तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट में भी हमें मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे जो रूलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, जैसे कि बिम्बिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, महापद्मनंदा हो गया। महापद्मनंदा वॉज द रूलर जिसको मार के या जिसको हटा के चंद्रगुप्त मौर्य पावर में आए थे। अब कैपिटल्स की बात करें तो पहले मगध की कैपिटल थी राजगीर, जिसको पहले के टाइम पे राजगृह बोला जाता था, और बाद में इसकी कैपिटल बन गई पाटलिपुत्र, जो है प्रेजेंट डे पटना। अब हम मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं। तो मगध और मौर्यन एम्पायर में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मगध जो है वो एक महाजनपद है, वो एक लोकेलिटी है, लेकिन मौर्यन एम्पायर वो है जो उसको रूल कर रहा है। तो मगध तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसको रूल करने वाली जो डायनेस्टीज़ है वो चेंज होती रहेगी। कभी हरियंका डायनेस्टी इसको रूल करेगी, कभी नंदा डायनेस्टी रूल करेगी, कभी मौर्यन डायनेस्टी रूल करेगी। तो मौर्यन डायनेस्टी फर्स्ट ग्रेट एम्पायर, इसको फाउंड करा था चंद्रगुप्त मौर्य ने इन 321 BC ही, और बाद में अशोका जो उनके ग्रैंडसन थे उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करा। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज के बारे में, जिससे क्या क्या सोर्सेज है जिससे हम मौर्यन हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए, जैसे कि स्कल्पचर्स हो गए, पिलर्स हो गए, जैसे अशोकन पिलर्स है हमारे पास, उससे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है मौर्यन हिस्ट्री के बारे में। साथ ही बुक्स हो गए, जैसे कि अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखी थी, फिर बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट हो गए जो उस कंटेम्प्रेरी पीरियड में प्रोड्यूस किए होंगे। साथ में ही हमें फॉरेन अकाउंट्स के बारे में भी पता चलता है, जैसे कि मैगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, उससे भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अशोकन धम्मा के बारे में कि भाई क्या था धम्मा। सो आफ्टर द कलिंग वॉर अशोका प्रमोटेड धम्मा, और इसके बारे में हमें पता चलता है अशोकास 13th पिलर इंस्क्रिप्शन से।
तो धम्मा है क्या भाई? तो धम्मा को हम समझ सकते हैं कि काइंड ऑफ रिलीजन है या फिर सेक्ट है जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो बोलते हैं कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें बड़ों की, काइंडनेस होनी चाहिए, रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए, मतलब सेक्युलरिज्म की यहाँ पे कहीं ना कहीं बात हो रही है। इसी के साथ में नॉन वायलेंस पे वो ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, और हमारा जो बिहेवियर है वो गुड बिहेवियर होना चाहिए। इसी के साथ में हमें मॉन्क्स और नन्स की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब अशोका जो है उन्होंने धम्मा महामत्ता को भी अपॉइंट करा था। अब भाई कौन थे धम्मा महामत्ता? तो ये थे ऑफिसर्स। अब इनका काम क्या था? स्प्रेड करना धम्मा को, धम्मा के आइडियाज़ जो है वो नई नई जगह पर जाके स्प्रेड करेंगे, लोगों को नॉलेज देंगे धम्मा के बारे में, और उनको बताएंगे कि अगर आप धम्मा को फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है। अब कलिंग वॉर में भाई ऐसा क्या हुआ था कि कलिंग वॉर के बाद ही अशोका के अंदर इतना बड़ा चेंज आ गया और उन्होंने धम्मा को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा बोलते हैं कि अशोका ने ना कलिंग को, जो कि प्रेजेंट डे ओडिशा है, इसके साथ एक वॉर लड़ी थी और इसने ना इसको कैप्चर कर लिया था। लेकिन भाई बाद में उन्होंने क्या देखा कि इतनी ज़्यादा मास किलिंग हुई है, इतने ज़्यादा लोग मर गए हैं, इतने ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था और वो बहुत ज़्यादा रिमोर्स हुए थे। रिमोर्स मतलब उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था इस बात का, और इसलिए उन्होंने इसके बाद ही धम्मा के बारे में टीचिंग देना और इसको फैलाना शुरू कर दिया, ताकि ये सब चीज़ें दोबारा ना हो। वो समझ गए थे कि भाई लड़ाई से, वॉर से कुछ नहीं रखा, क्योंकि एट द एंड ह्यूमन लाइफ्स का ही लॉस हो रहा है, इससे बेटरमेंट कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए वो मूव हो गए टूवर्ड्स धम्मा, और उनकी जो पॉलिसी है वो चेंज हो गई। अब वो एक्सपांड करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि वो राइटियस टीचिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कि लोग कैसे अच्छे नागरिक बन सके। अब आगे हम पढ़ते हैं न्यू आइडियाज़ ऑफ किंगशिप के बारे में। किंगशिप मतलब किस तरीके से न्यू किंगडम्स इमर्ज हो रहे हैं, कौन लोग हैं जो रूल कर रहे हैं। तो मौर्यास के बाद काफ़ी सारे नए किंगडम्स भी इमर्ज होते हैं। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, एक है फॉरेन रूलर्स और एक है नेटिव रूलर्स। फॉरेन में कौन कौन आ गया भाई? इंडो ग्रीक आ गए, जैसे कि मिनेंडर, जिसको मिलिंद भी बोला जाता है। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी है मिलिंद पन्नो, जिसमें उन्होंने मिलिंद और एक मोंग के बीच का कॉन्वर्जेशन बताया गया है। साथ में ही शकाज आ जाते हैं, जिनमें से एक फेमस रूलर है रुद्र दमन। फिर साथ में पार्थियंस और कुशांस भी आ जाते हैं। अब नेटिव्स में कौन कौन आता है भाई? सतवाहंस हो गए, जिनमें से फेमस रूलर है गौतमीपुत्र सतकर्णी। फिर चोलास, चेराज और पांड्याज हो गए, ये है साउथ इंडिया में। और फिर ऑब्वियसली गुप्ता हो गए, जिसको बोला जाता है कि गुप्तास के टाइम पर इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे लिटरेरी वर्क्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, और उस टाइम पर नई प्रोडक्शन हो रही थी, जो ट्रेड है वो भी अपनी पीक पे था। इसीलिए दिस पीरियड इज़ नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंडिया। साथ ही भाई जो चीफ्स होते हैं उनको न्यू न्यू गिफ्ट्स मिल रहे थे लोगों से। अब हम कुशांस के बारे में थोड़ा देखते हैं कि कुशांस कौन थे। तो ऑब्वियसली ये हमने देखा कि फॉरेन डायनेस्टी थी जिन्होंने आके रूल करा इंडिया में। ये सेंट्रल एशिया से आए थे, मोरोवर सेंट्रल एशिया के एरिया से, और उनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किंग है कनिष्क, जिसने टाइटल यूज़ करा था देवपुत्र। अपने आप को उन्होंने देवपुत्र बोला है, जिसका मतलब है सन ऑफ गॉड। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं किंग अगर रूल कर रहा है ना, तो उसको अपनी लेजिटिमेसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेजिटिमेसी मतलब उनको दिखाना है कि भाई अगर कोई भी इंसान आपके ऊपर आके रूल करने लगेगा तो ऑब्वियसली आप उसकी बात तो मानेंगे नहीं कि भाई आप कहाँ से आ रहे हो, मैं क्यों आपकी बात मानूँ, मेरे तो पहले से जो राजा थे मैं तो उनकी बात मानूंगा। तो वो अपनी लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं, लेजिटिमेसी दिखाते हैं कि भाई देखो मेरे को ना राजा, मेरे को ना भगवान ने भेजा है रूल करने के लिए, मैं सन ऑफ गॉड हूँ, मैं देवपुत्र हूँ, इसीलिए मेरे पास राइट है कि मैं आप लोगों के ऊपर रूल करूँ। और हिस्टोरियंस ऐसे बोलते हैं कि शायद हो सकता है कुशान रूलर्स चाइनीज़ रूलर्स से इंस्पायर्ड हो, क्योंकि वो अपने आप को सन्स ऑफ गॉड बोलते हैं, तो इसीलिए उन्होंने भी टाइटल ले लिया देवपुत्र, सन ऑफ गॉड। और चाइनीज़ रूलर्स जो हैं वो अपने आप को बोलते हैं सन ऑफ हेवन। साथ ही हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, जो कि गुप्ता रूलर है। तो इसके बारे में हमें पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति मतलब प्रशस्ति मतलब किंग की तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी
काफ़ी सारी उसकी अच्छाइयाँ बता रहे हैं उसमें। और ये कंपोज करी थी उनके कोर्ट पोएट हरिशेन ने, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई कि इन्होंने इस एरिया को कैप्चर कर लिया, इन्होंने उस एरिया को कैप्चर कर लिया और वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ये सब चीज़ें। अब भाई हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर ने रूरल लाइफ को चेंज कैसे कर दिया। तो एग्रीकल्चर अब आ गया है। पहले के टाइम में टैक्स नहीं था, जैसे हमने देखा वैदिक पीरियड में, लेकिन अब जो है टैक्स इम्पोर्टेंट हो गया है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसके क्या क्या मेथड्स हैं। आयरन फ्लो, जैसे हमने देखा कि आयरन फ्लो इंट्रोड्यूस हो गया है, तो अब डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो रही है। उससे कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। साथ में पैडी ट्रांसप्लांटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इरिगेशन के मेथड्स लाइक वेल्स, टैंक्स और कैनाल्स भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जिससे प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा पीक पर है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब हम देखते हैं भाई रूरल सोसाइटी कैसी थी उस टाइम पे। तो देखो विलेजेस जो हैं वो इक्वल नहीं थे। अब प्रोडक्शन हो रहा है, किसी इंसान के पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, किसी इंसान के पास प्रोडक्शन कम होगी। तो ऑब्वियसली जिस इंसान के पास ज़्यादा प्रोडक्शन है वो ज़्यादा पावरफुल होगा, वो स्ट्राटा में ज़्यादा ऊपर होगा। और जिस इंसान के पास ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है वो नीचे होगा स्ट्राटा में। तो कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कि लार्ज लैंड ओनर्स हैं और स्मॉल फार्मर्स हैं। अब संगम टैक्स में, जो कि तमिल लैंग्वेज में लिखे गए थे, उसमें हमें कुछ नाम देखने को मिलते हैं। जैसे कि लार्ज लैंड ओनर्स को बोला गया है वेल्लेलार, प्लोमैन को बोला गया है उजावार, स्लेव्स को बोला गया है आदिमाई। ये नाम है जो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं इनसे रिलेटेड। साथ ही हमें गहापति के बारे में भी बताया गया है। गहापति है हेड ऑफ हाउस होल्ड एंड लैंड ओनर। तो ये इंसान है जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ों को होल्ड कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे भाई लैंड ग्रांट्स के बारे में। लैंड ग्रांट क्या होता है कि भाई ये लैंड है, राजा ने इस लैंड को किसी और को दे दिया है, उसको कहते हैं लैंड ग्रांट। अब हमें लैंड ग्रांट के बारे में पता कैसे चलता है। हमें काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस मिलती है जो कि मोस्टली है कॉपर प्लेट्स में। अब उससे हमें पता चलता है कि भाई लैंड ग्रांट्स हो रहे हैं। लैंड ग्रांट्स किसको दिए जा रहे हैं? ब्राह्मण्स को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को। एक एग्जांपल इसका है, प्रभावती गुप्त ने जैसे लैंड ग्रांट दिया था। और ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि देखो पहले के टाइम पे इट वाज नॉट वेरी कॉमन फॉर फीमेल्स टू होल्ड लैंड। और यहाँ पे प्रभावती गुप्त अगर लैंड डोनेशन दे रही हैं तो ऑब्वियसली ये दिखा रहा है कि वो, उनके पास लैंड पहले से है, उनके पास अथॉरिटी ओवर लैंड है, तभी वो लैंड को डोनेट कर पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है जो हमें एंशिएंट इंडिया में दिखता है प्रभावती गुप्त का। शी वॉज ऑल्सो नोन एज द क्वीन हु डोनेटेड लैंड। अब अग्रहारा क्या है? जो लैंड ग्रांट ब्राह्मण्स को हम दे देते हैं उसको बोला जा रहा है अग्रहारा। अब इसके बेनिफिट क्या है? तो देखो भाई, एक तो अगर ये लैंड ग्रांट किसी इंसान को मिल गया है तो ऑब्वियसली उसको उसके ऊपर टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा। उसके ऊपर आप चाहे कुछ भी प्रोडक्शन करें, कुछ भी जगह बनाए, तो उसके ऊपर लेकिन आपको टैक्स नहीं देना है। और अब उसके ऊपर जो भी टैक्स कलेक्शन है या फिर रिवेन्यू कलेक्शन है, उसके राइट अब आपको मिल गए हैं। जैसे कि ये लैंड है, इसके टैक्स कलेक्शन राइट पहले थे किंग के पास, लेकिन अब किंग ने ये दे दिया है भाई प्रीस्ट को दे दिया मान लो, तो अब इसकी जो टैक्स कलेक्शन राइट है वो प्रीस्ट के पास आ गया। अब इससे जो भी रिवेन्यू कलेक्शन होगा वो सीधा प्रीस्ट के पास जाएगा। और ये लैंड छोटा छोटा लैंड नहीं होता था, कई सारे विलेजेस जो हैं वो एज अ लैंड डोनेशन दे दिए जाते थे। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर। अब हम देखेंगे राइज ऑफ सिटीज़, कैसे नई नई सिटीज़ राइज हुई। तो 1600 BCE ऑनवर्ड्स सिटीज़ जो है वो ग्रो करने लगी, जैसे कि पाटलिपुत्र, उज्जैनी, मथुरा, कौशाम्बी, पुहार, ये सारी सिटीज़ जो है वो एमर्ज हुई और ये बन गई सेंटर्स ऑफ ट्रेड, पॉलिटिक्स, रिलीजन और कल्चर। अब ये सिटीज़ अगर ग्रो हो रही तो किसी ना किसी वजह से तो ग्रो होगी। तो कोई सिटी जो है वो ट्रेड की वजह से ग्रो हो रही है, कोई पॉलिटिक्स की वजह से, कोई रिलीजन की वजह से, तो कोई कल्चर की वजह से। अब हम देखते हैं क्राफ्ट्स और गिल्ड्स के बारे में। तो सिटीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी सारे प्रोफेशंस थे। गोल्ड स्मिथ्स थे, पोटर्स थे, वीवर्स, ब्लैक स्मिथ्स और कारपेंटर्स, सब लोग थे।
अब गिल्ड्स क्या है? गिल्ड्स है श्रेणीज, ये है ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन। अब इनका काम क्या है? ये ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोडक्शन को, सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल को और सोल्ड करते हैं प्रोडक्ट्स को, ताकि जो ट्रेड है या फिर कुछ भी काम है प्रोडक्शन का वो एक सिस्टमेटिक वे में हो सके। तो एक गिल्ड है वो उसको सुपरवाइज करेगी सारे काम को, जो भी काम हो रहा है। अब हम देखते हैं ट्रेडिंग नेटवर्क्स के बारे में। तो इंडिया जो है उस टाइम पर कनेक्ट था सेंट्रल एशिया से, चाइना से, साउथ ईस्ट एशिया से, रोम से और वेस्ट एशिया से। और क्या क्या सामान एक्सपोर्ट होता था? पेपर, टेक्सटाइल, आइवरी एंड प्रीशियस स्टोन्स। इसी के साथ में इंपोर्ट भी होता था काफ़ी सारा सामान, जैसे कि गोल्ड, मेटल और ग्लास। अब वहाँ पे इम्पोर्टेंट मर्चेंट्स के नाम भी हैं जो हमें याद करने हैं। ये ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट मर्चेंट्स एक इंसान है या दो इंसान है, बल्कि ये पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ होती थी, जैसे कि सेठीज़ हो गए और सतवाहा हो गए। इसी के साथ में जो जैन्स हैं वो भी एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग और मर्चेंट कम्युनिटी थी जो आगे चल के इमर्ज हुई। अब हम देखते हैं भाई कॉइन्स के बारे में। तो कॉइन्स की जो स्टडी होती है ना उसको कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ कॉइन्स। अब जो अर्लियर कॉइन्स है ना वो पंच मार्क्ड है और वो मेनली बने हैं सिल्वर और कॉपर मेटल से। लेकिन बाद में जो इशू हुए कॉइन्स वो इशू करे इंडो ग्रीक्स ने, कुशान्स ने और गुप्तास ने, और इन लोगों ने गोल्ड को भी इंट्रोड्यूस करा। अब इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स। बाद में जाके कुशान्स ने भी एक बहुत बड़े अमाउंट में गोल्ड कॉइन्स एमर्ज करे। और जो इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू करे थे वो बहुत ही ज़्यादा प्योर थे। साथ ही गुप्तास के टाइम पे बहुत ही बड़ी मात्रा में हमें गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। और ये दिखाता है कि कैसे गुप्तास के टाइम पे इंडिया बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग था, क्योंकि प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड वाज यूज्ड टू मेक दी कॉइन्स। साथ में कॉइन्स से हमें और क्या पता चलता है? अब इससे हम पता लगा सकते हैं ट्रेड और इकोनॉमी के बारे में। देखो किसी जगह के अगर कॉइन्स हमें इंडिया में मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल रोम के कॉइन्स हमें इंडिया में मिल रहे हैं या फिर इंडिया के कॉइन्स हमें डिफरेंट एरिया में मिलते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे नेटवर्क ऑफ ट्रेड था। इसी के साथ में हमें इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। और अगर विद टाइम कॉइन्स की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होने लग जाए तो ये दिखाता है कि भाई अब इकोनॉमी में ना डाउनफॉल आ चुका है। इसीलिए पहले जो कॉइन्स गोल्ड के बनते थे अब वो दूसरे मेटल से बनने लगे, फॉर एग्जांपल कॉपर से बनने लग गए। तो ये दिखा रहा है कि इकोनॉमी में एक डाउनफॉल आ गया है। यहाँ पे दिखाया गया न्यूमिस्मैटिक्स, जिसको बोला जाता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। अब हम देखते हैं इंस्क्रिप्शंस के बारे में। तो भाई इंस्क्रिप्शंस होती क्या है? दीज आर दी राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन स्टोन या फिर मेटल या फिर पोट्री। तो एक सॉलिड सरफेस होता है, वहाँ पे एनग्रेव करके अगर कुछ लिखा जाए तो उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। अब इंस्क्रिप्शन का यूज़ होता क्या था? ये रिकॉर्ड करते थे ऑर्डर्स, डोनेशंस एंड अचीवमेंट्स। अब ये कौन कौन सी लैंग्वेज में हमें मिलते हैं? प्राकृत, संस्कृत, ग्रीक एंड एरेमिक। और कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ होती थी इन्हें लिखने के लिए? वो है ब्रह्मी एंड खरोस्ती। सो ब्रह्मी जो है वो सेंट्रल इंडिया और जो बेसिकली मौर्यन डायनेस्टी का टाइम था, एरिया था, उसमें ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज़ होती थी। और जो खरोस्ती है वो थोड़ा नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में यूज़ होती थी। नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के रीजन में इस खरोस्ती स्क्रिप्ट का यूज़ होता था। अब भाई कुछ लिमिटेशंस भी हैं अगर हम यूज़ कर रहे हैं इंस्क्रिप्शन का। तो कुछ जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें डैमेज फॉर्म में मिली है, कुछ की जो है लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। डैमेज कैसे? देखो इंस्क्राइब करके अगर हम किसी सरफेस पे लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो विद टाइम ऐसे का ऐसे तो नहीं रहेगा ना। विद टाइम जो चीज़ें हैं वो इरोड होने लग जाती है, और इरोड होके हो सकता है कि वो कुछ लिखा हो, जैसे कि कुछ हमने कलम लिखा है तो विद टाइम वो मिट जाए, इसका माँ का कुछ और बन जाए या ला ही मिट जाए तो ये कम बन जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आती है अगर हमें डैमेज्ड फॉर्म में इंस्क्रिप्शन मिले। हमें ओरिजिनली वो क्या लिखा गया था ये कभी नहीं पता लग पाएगा। फिर कुछ की लैंग्वेज तो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, और मोस्टली वो जो है वो किंग्स के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब नहीं करवा सकता। उसके पास ना ही रिसोर्सेज हैं, ना ही उसके पास पावर है,
इंस्क्राइब करवाने की कुछ, तो किंग्स ही जनरली इंस्क्राइब कराते थे। और ऑब्वियसली किंग्स अगर कुछ इंस्क्रिप्शन बनवा रहे हैं तो वो उसमें अपनी बुराई तो नहीं लिखेंगे, उसमें सब अच्छी अच्छी बातें मिलेंगे। तो हमें सिर्फ किंग के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पता चलता है। ऑर्डिनरी लोग जो है उनकी लाइफ के बारे में रेयरली कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है इंस्क्रिप्शन से। सो इंस्क्रिप्शंस आर वैल्यूएबल बट इनकम्प्लीट हिस्टोरिकल सोर्स। तो इससे ना मुझे एक और चीज़ याद आती है कि जब हम सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो दो तरीके के सोर्सेज रहते हैं। एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल और एक होते हैं लिटरेरी सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज में चीज़ें आती हैं जैसे कि इंस्क्रिप्शंस हो गए, पिलर इंस्क्रिप्शंस हो गए, या फिर बुक्स हो गई, ये सारी चीज़ें आती हैं लिटरेरी सोर्सेज में। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जो भी चीज़ हमें ज़मीन से खुदाई करके मिली है, ये अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो जो लिटरेरी सोर्सेज है ना, वो मोस्टली एक ही पर्सपेक्टिव से लिखे जाते हैं, जो कि है रूलर का पर्सपेक्टिव, जैसा कि अभी हमने इंस्क्रिप्शन में देखा। और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि रियलिटी क्या थी उस टाइम पे। इसमें आ गए जैसे कि रिमेन्स हो गए किसी जगह के, या फिर कॉइन्स हो गए, या पोट्री मिल रही है, तो ये हमें बता रही है सोसाइटी कैसी थी। और लिटरेरी सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि हाउ सोसाइटी शुड बी। तो ये हमें डिक्टेट कर रहे हैं, दे आर डायडक्टिव इन नेचर, कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। बल्कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें सच्चाई बताते हैं कि सोसाइटी कैसी थी। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जाती है जो कि है बोनस पॉइंट, क्योंकि कई लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट, जैसे कि सुदर्शन लेक के बारे में एक बॉक्स में बताया गया है। ये रॉक इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है सुदर्शन लेक के बारे में, जो कि संस्कृत में लिखी गई है। सुदर्शन लेक बनाई गई थी मौर्याज के टाइम में इन गुजरात, और ये यूज़ होती थी इरिगेशन के लिए, और जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सके। बाद में जाके हमें पता चलता है कि रुद्रदमन, जो कि शका रूलर था, इसने और एक गुप्ता रूलर ने भी इसको रिपेयर कराया था। इससे हमें पता चलता है कि रूलर्स जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते थे पब्लिक वर्क में, ताकि उनका रिवेन्यू जो है वो बढ़े और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो और ज़्यादा हो जाए। साथ ही हम यहाँ पे देखते हैं गहापति के बारे में, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि गहापति एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को। वो एक इम्पोर्टेंट इंसान हो गया किसी भी विलेज के अंदर या किसी भी हाउस होल्ड के अंदर। तो वो सिर्फ एक फार्मर नहीं है, वो हाउस होल्ड का हेड है, लैंड ओनर है, कंट्रोलर ऑफ लेबर है, ओनर ऑफ रिसोर्सेज है। तो लोग उसको एज अ विलेज एलीट देख रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सोसाइटी जो है वो इक्वल तो उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ लोगों के पास पावर जो है ज़्यादा थी, कुछ लोगों के पास पावर जो है वो बहुत कम थी। और ऑब्वियसली जिन लोगों के पास पावर ज़्यादा थी, हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू दिखने को मिलता है हिस्ट्री राइटिंग में, ना कि इन लोगों का जिन लोगों के पास पावर थी ही नहीं। सो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हिस्ट्री जब भी हम पढ़ रहे हैं, तो कोई भी परफेक्ट हिस्ट्री तो हम कभी भी पता नहीं लगा सकते। हमें 100% पता नहीं लगेगा कि उस टाइम पे कुछ चीज़ें हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी। हम हमेशा ही स्पेक्यूलेशंस पढ़ते हैं कि हाँ, हो सकता है कि चीज़ें ऐसी हो या हो सकता है कि चीज़ें वैसी हो। 100% सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता, और इसीलिए हम डिफरेंट सोर्सेज को देखते हैं, डिफरेंट एविडेंसेस को देखते हैं, जिससे हम रीचेक कर सके कि अच्छा हिस्ट्री में ये चीज़ हुई थी या नहीं हुई थी। और हिस्टोरियन का काम ही यही है, टू चेक डिफरेंट आस्पेक्ट एंड चेक डिफरेंट एविडेंसेस एंड देन कंक्लूड कि हाँ, ये हो सकता है कि ये सब चीज़ें उस टाइम पे हुई हो। एंड विद दिस आवर सेकेंड यूनिट इज़ ऑल्सो completed. In second or in the next video I will be doing the third unit of our class 12th history. And if you like the video, please subscribe to my channel and hit the like button, and obviously you can comment down whatever you feel about my teaching style, and if you have any suggestion, please give me that as well. And that's it from my side. Thank you so much for watching it. Bye bye.